लेकिन सत्ता में आज सबसे पहले बात एक ऐसे प्रायश्चित की जो एक बड़े पाप के बाद किया जा रहा है, एक ऐसे शुद्धिकरण की जो चढ़ावा चोरी का दाग लगने के बाद हो रहा है। सुनने में ये बात अजीब लग सकती है, लेकिन अयोध्या में इस वक्त यही हो रहा है। राम मंदिर के चढ़ावे में चोरी के चौंकाने वाली जानकारियां सामने आ चुकी हैं। एसआईटी एक रुपए का हिसाब खंगाल रही है। 8 आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं और जांच की आंच अब मंदिर की व्यवस्था और ट्रस्ट की जवाबदेही तक पहुंच रही है। करोड़ों श्रद्धालुओं ने जिस आस्था और विश्वास के साथ भगवान राम के चरणों में चढ़ावा रखा, उसी में सेंध लगने के आरोपों ने पूरे देश को झकझोर दिया। रामधन की लूट से लोगों का भरोसा टूट गया और अब इन्हीं आरोपों के बीच श्री राम जन्मभूमि मंदिर परिसर में 10 दिनों का विशेष प्रायश्चित और शुद्धिकरण अनुष्ठान शुरू किया गया है। भगवान से क्षमा याचना की जा रही है, वेद मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, रुद्राभिषेक और हवन कराया जा रहा है। आज सुबह 11 बजे शुरू हुए इस अनुष्ठान में 18 पुजारी और 5 आचार्य विशेष पूजा अर्चना कर रहे हैं। महंतों और संतों की ओर से इसकी घोषणा तो पहले ही हो चुकी थी, आज इसकी शुरुआत भी हो गई। लेकिन विपक्ष की ओर से सवाल अभी पूछे जा रहे हैं। पूजा पाठ से मंदिर परिसर का शुद्धिकरण तो हो जाएगा, लेकिन चढ़ावे की चोरी से कलंकित हुई व्यवस्था का शुद्धिकरण कैसे होगा? क्या अनुष्ठान और हवन से चढ़ावा चोरी के पाप धुल जाएंगे? क्या सिर्फ प्रायश्चित के अनुष्ठान से रामधन लूट पर करोड़ों राम भक्तों को इंसाफ मिल जाएगा? क्या रामधन लूट की सजा क्षमा याचना पर खत्म हो सकती है? सवाल यह भी है कि न्याय का काम अधूरा है, फिर भी प्रायश्चित पूजा कैसे होने लगी? ये भी कहा जा रहा है कि पहले अपराधियों को सजा हो, न्याय मिले, फिर शुद्धिकरण होना चाहिए। सुंदरकांड का पाठ वाल्मीकि रामायण सुंदरकांड का पाठ चल रहा है। जो यहाँ चोरी डकैती हुई है, राम लला से प्रार्थना करें, उसमें धीरे धीरे काफी सुधार हो जाएगा, पश्चिमी सफलता मिल जाएगी। ट्रस्ट हमेशा हर अनुष्ठान कराता रहा, वो अनुष्ठान नियमानुसार अभी भी चल रहा है। जैसा कि कुछ कुकृत्य का जागरण हुआ था और उस पर हमें कुछ नहीं कहना है। जब तक किसी पर दोष तय नहीं होता, उस किसी को दोषारोपी करना गलत बात है। इसे प्रायश्चित पूजन कहा जाएगा? प्रायश्चित पूजन भैया हर कर्म का प्रायश्चित होता है। जो गलत है वो गलत है, और कहीं भी कोई त्रुटि हुई है तो उसका सुधार होना चाहिए। राम भक्तों के मन में सवाल यही है कि राम मंदिर में चढ़ावा चोरी के आरोपों के बाद क्या होना चाहिए और क्या हो रहा है। अब तक एसआईटी की जांच पूरी नहीं हुई है, अब तक रामधन लूट के सारे किरदार पकड़े नहीं गए हैं। सवाल यह भी है कि क्या अनुष्ठान से चोरी वाला पाप धुल जाएगा? आप 2 तस्वीरों से पूरे प्रकरण को समझिए। आरोप क्या लगे, इसके शुद्धिकरण और राम भक्तों के विश्वास को लौटाने के लिए हो क्या रहा है। मंदिर परिसर में विशेष अनुष्ठान किया जा रहा है, वहीं एसआईटी चढ़ावा चोरी की पड़ताल कर रही है। अपराध पर क्षमा याचना वाली दलीलें दी जा रही हैं। वहीं एसआईटी ये पता लगाने में जुटी है कि रामधन की लूट कैसे हुई है, किसने की है। एक तरफ रुद्राभिषेक हो रहा है, दूसरी ओर एसआईटी चोरी के पैसे कहां लुटाए गए, इसका पता लगाने में जुटी हुई है। मंदिर में हवन किया जा रहा है, वहीं एसआईटी के रडार पर वो लोग हैं जिन्होंने चढ़ावा चोरी के पैसे से जमीन खरीदी थी। सबूतों के साथ एसआईटी इस मामले की पड़ताल कर रही है। संत मंत्रों का उच्चारण कर रहे हैं। एसआईटी अब तक ये नहीं पता लगा पाई है कि चढ़ावा चोरी का रिमोट किसके हाथ में था। बड़ी बात यह है कि ये आयोजन मंदिर ट्रस्ट के सौजन्य से हो रहा है, जबकि ट्रस्ट के लोग, ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारी सवालों के घेरे में हैं। आज आपको 3 दिन पहले गोविंद देव गिरी का बयान भी सुनाना चाहिए। उन्होंने ये कहा था कि दोष और पाप के सुधार के लिए राम मंदिर में अनुष्ठान कर रहे हैं। जिस स्थान में ये कुछ हुआ, वहाँ आपके भगवान का यह अपराध है, और इसलिए वहाँ के पापक क्षालन के लिए और हमारे इस दोष के, पाप के परिमार्जन के लिए हम लोगों ने वहाँ पर अनुष्ठान आरंभ किए हैं, जिसके लिए लगभग आप समझेंगे 70 पंडितों की व्यवस्था की है। ये वहाँ पर बैठ करके, और कुछ मंदिर परिसर में और कुछ बाहर, ऐसे बैठ करके उसका अनुष्ठान अब 10 दिनों तक चालू रखेंगे। मंदिर ट्रस्ट की दलीलें जो भी हो, उसकी कार्यशैली पर सवाल लगातार उठ रहे हैं।
सभी सवाल उठाने वालों को आज सीएम योगी ने भी जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि आस्था की वकालत करने वाले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे। आप सुनिए कैसे चढ़ावा चोरी पर सियासी चिंगारियां भड़क रही हैं। आज कोई संकट नहीं है बहन और भाइयों। एक समय था जो लोग आज आस्था की वकालत करते हुए दिख रहे हैं, ये लोग 2017 के पहले जय श्री राम बोलने पर लाठी मारते थे, गोली चला लेते थे, गोली चलाते थे, कावड़ यात्रा को प्रतिबंधित करते थे, श्री कृष्ण जन्माष्टमी के आयोजन को रोकते थे, रामनवमी की शोभा यात्रा नहीं निकलने देते थे, धार्मिक स्थलों की संपत्ति पर कब्जा करते थे। कि राम मंदिर में जो घटना हुई है ये बहुत शर्मनाक है। इस पर जितना मातम किया जाए उतना कम है। इसे मजहब के ऐनक से, इसे जात की ऐनक से नहीं देखा जा सकता। भगवान राम के नाम पर इन्होंने वोट ले लिया, नोट भी ले लिया, मुंह में राम और अंदर से इनको वोट और चंदा, वोट और नोट। तो वोट और नोट के लिए मुंह में राम है इनके, ये राम भक्त है ही नहीं। ये पूरा ट्रस्ट भंग किया जाना चाहिए और अब यहाँ पर ये सरकारी ट्रस्ट सरकारी अधिकारियों द्वारा या सरकार में शामिल पार्टी और उसके पीछे के संगठन के लोगों को यहाँ न रखा जाए। अब इसको मौका आ गया है कि धर्माचार्यों को सौंप देना चाहिए। सत्ता के न्यूज मित्रों को एसआईटी की जांच वाला अपडेट भी दे दें। चर्चा ये थी कि आज एसआईटी की फाइनल रिपोर्ट पेश होगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब जो खबरें आ रही हैं उसके अनुसार सोमवार को सुप्रीम कोर्ट में एसआईटी अंतरिम रिपोर्ट सौंपेगी। नोट करने वाली बात यह है कि फिलहाल फाइनल रिपोर्ट की चर्चा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर एसआईटी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी। एसआईटी ने फाइनल रिपोर्ट तैयार करने के लिए राज्य सरकार से समय मांगा है। बताया ये जा रहा है कि अंतरिम रिपोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के अनुसार जांच आगे बढ़ेगी। खबर यह भी है कि कुछ बिंदुओं पर विस्तृत पड़ताल के बाद ही एसआईटी अंतरिम रिपोर्ट पेश करेगी। एक जानकारी यह भी है कि इस मामले पर आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद की बड़ी बैठक भी होने वाली है। आज से 5 दिन के बाद 22 जुलाई को ट्रस्ट की बैठक होने वाली है। उसके ठीक एक दिन के बाद आरएसएस और संतों की बड़ी बैठक होगी। 23 जुलाई को आरएसएस बीएचपी की संतों के साथ बड़ी बैठक प्रस्तावित है। अब तक मिली जानकारी के अनुसार महंत नृत्य गोपाल दास के आश्रम में ये बैठक हो सकती है। इस मीटिंग में संतों की राय के बाद आगे का रोड मैप तय होगा। बताया यह भी जा रहा है कि बैठक में 300 साधु संतों के शामिल होने की संभावना है। विभिन्न अखाड़ों और धार्मिक परंपराओं के संत इस बैठक में शामिल होंगे। खबर यह भी है कि एसआईटी रिपोर्ट और अब तक की कार्रवाई पर विस्तृत चर्चा होगी। सूत्रों के अनुसार श्रद्धालुओं का भ्रम और अविश्वास दूर करने की रणनीति बनेगी। आरएसएस और वीएचपी के शीर्ष पदाधिकारी भी इस बैठक में मौजूद रह सकते हैं। चर्चा यह भी है कि इस बैठक में यूपी में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले डैमेज कंट्रोल की रणनीति पर मंथन होगा। मुख्य फोकस इसी को लेकर है कि कैसे चढ़ावा चोरी विवाद के बाद हिंदू समाज का भरोसा मजबूत किया जाए। मंदिर में चढ़ावा चोरी वाले कलेश के बाद अब पश्चिम बंगाल में मस्जिद पर मचे सियासी बवाल वाली कुंजी खोलते हैं। 4 दिन पहले शुभेंदु सरकार ने कोलकाता एयरपोर्ट कैंपस में बनी 136 साल पुरानी गौरीपुर जामा मस्जिद में एंट्री और नमाज पर रोक लगा दी थी। आज शुक्रवार को जुमे की नमाज के दिन सरकार के इस फैसले पर कोलकाता में तनाव अचानक बढ़ गया। वजह रहे टीएमसी के नेता और जमीयत उलेमाए हिंद बंगाल के अध्यक्ष सिद्दीकुल्लाह चौधरी। आरोप है कि रोक के बावजूद इन्होंने गौरीपुर जामा मस्जिद के बाहर नमाज पढ़ने का ऐलान कर दिया। साथ ही लाखों लोगों के जुटने का दावा भी किया। इसे देखते हुए आज एयरपोर्ट कैंपस के बाहर जबरदस्त सुरक्षा बल तैनात करने पड़े। पुलिस के साथ केंद्रीय बलों के जवानों ने भी मोर्चा संभाल लिया, क्योंकि सरकारी आदेश था किसी भी कीमत पर एयरपोर्ट वाली मस्जिद में नमाज नहीं हो सकती। इसीलिए सुरक्षा बल पूरी तैयारी के साथ पहुंचे थे। इसका नतीजा ये हुआ कि आज जुमे की नमाज एयरपोर्ट कैंपस के बाहर दूसरी ओर मौजूद जमीयत उलेमा के दफ्तर में पढ़ी गई। 136 साल पुरानी मस्जिद में एंट्री और नमाज रोकने के फैसले का विरोध करने के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग हाथों में काली पट्टी बांधकर पहुंचे। टीवी 9 भारतवर्ष के पास इसकी एक्सक्लूसिव तस्वीरें हैं।
पहले वो देखिए, फिर सियासी कलेश वाली कुंजी भी खोलेंगे। कोलकाता एयरपोर्ट में 136 साल पुराना जो मस्जिद है उसमें नमाज पढ़ना कोलकाता एयरपोर्ट के जो प्रशासन है उसने बंद कर दिया था। प्रशासन के तरफ से लगातार ये कहा जा रहा है कि अगर ज़्यादा लोग यहाँ पे एक साथ जुटे तो यहाँ पे 144 जारी हो चुकी है और वहाँ पे एक्शन लिया जाएगा। जैसे ही बीजेपी का सरकार यहाँ पे आया तो एयरपोर्ट के अंदर वो जो मस्जिद है वहाँ पे नमाज पढ़ना बंद हो गया और कल प्रशासन के तरफ से प्रशासन के सामने बाकरा मस्जिद की तरफ से एक परमिशन मांगा गया था कि रास्ता जो है वहाँ पे नमाज पढ़ा जाए। आप देख सकते हैं लोग अंदर यहाँ पे नमाज पढ़ रहे हैं और TV9 भारतवर्ष के कैमरे पे आप लोग एक्सक्लूसिवली देख सकते हैं ये नमाज यहाँ पे पढ़ा जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे शायद एक छोटी सी प्रोटेस्ट होगी, लेकिन बाहर हेवी सेंट्रल फोर्स डिप्लॉयड है। सबसे आगे पहले देश का बारे में अगर ये मस्जिद हटाना चाहिए तो ये बात अलग है, बात करके करना चाहिए। ऐसे ताला मार के हम लोग का अंदर नहीं जाने दे रहे, कोई बात नहीं कर रहे। आज का दिन पूरे हिंदुस्तान के लिए, बंगाल के लिए ये काला दिन है। पूरे बंगाल में 1 करोड़ लोग 55,000 मस्जिद 22 अजला से रिकॉर्ड तो उन्होंने दुआ की और ये काला ये क्या नाम फीता पट्टी लोगों को दिखाया। आज के बाद कानूनी बात चलेगी, क्या कर सकते हैं और डिपार्टमेंटल खुतूत बंगाल के लोग देंगे हम क्या करना चाहते हैं। सड़क पर ना हमने किया है ना करेंगे। आपको बता दें एयरपोर्ट परिसर में मौजूद जिस गौरीपुर जामा मस्जिद पर इतना तनाव है वो कोलकाता एयरपोर्ट में बने दूसरे रनवे से सिर्फ 165 मीटर की दूरी पर मौजूद है, जबकि अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा नियमों के मुताबिक किसी भी रनवे के 240 मीटर के दायरे में कोई भी स्थायी ढांचा नहीं होना चाहिए। इसी को देखते हुए ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन की मांग पर सरकार ने 13 जुलाई को एयरपोर्ट वाली मस्जिद पर बड़ा फैसला लिया था। अब टीएमसी सवाल कर रही है कि जब 136 वर्षों से नमाज हो रही थी तो अब इस पर रोक क्यों लगाई गई, जबकि बीजेपी का तर्क है कि अगर मस्जिद की जगह मंदिर भी होता तो सुरक्षा के कारणों से उसे भी हटाया जाता। कांग्रेस भी भड़की हुई है, तो मुस्लिम धर्मगुरु क्या कह रहे हैं आपको सुनना चाहिए। जहां तक एयरपोर्ट का सवाल है, ये कोई मंदिर मस्जिद का सवाल नहीं है। अगर वो मस्जिद नहीं होकर के एक हनुमान जी की मंदिर भी होता तो उसको भी हटाया जाता। ये एयरपोर्ट एक्सपेंशन के लिए जरूरी है, इंटरनेशनल फ्लाइट के लिए जरूरी है। एयरपोर्ट अथॉरिटी को चिट्ठी लिखकर ब्रिटिश एयरवेज ये बोल दिया कि वी आर फीलिंग इनसिक्योर। फिर 136 साल से वो बाकरा मस्जिद में नमाज पढ़ा जाता है। एयरपोर्ट अथॉरिटी 2 दिन के लिए नमाज बंद किया था, लेकिन उसके बाद नमाज चालू नहीं हुआ। तो इसको लेके लोगों का आपत्ति है, वो प्रोटेस्ट कर सकते हैं। इसके पीछे मेरा पूरा समर्थन है। जो लोग जो कहे थे कि हमें कोई आपत्ति नहीं है, क्योंकि ये जो मस्जिद है इसको शिफ्ट किया जा रहा है, सुरक्षा को ध्यान रखते हुए पिछले कोई सरकार जो कदम नहीं उठाए थे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने उठाया है। तो ये बहुत शांत रूप से हो रहा है। ये कुछ लोगों को या कुछ पॉलिटिकल पार्टी को ये शायद पसंद नहीं है। मस्जिदें लगातार तोड़ी जा रही हैं, मस्जिदों पर लगातार बुलडोजर चलाया जा रहा है, और ये जो बुलडोजर ये मस्जिदें आप तोड़ रहे हो इसका पूरे विश्व के अंदर गलत मैसेज जा रहा है। एक बहुत गलत छवि आप भारत की बनाने का काम कर रहे हो जो देश के लिए बहुत खराब है। पूरी दुनिया भर में जितने भी कंट्रीज हैं उनमें आप अगर जाएंगे तो देखेंगे कि वहाँ एयरपोर्ट्स पर अलग से एक प्रेयर रूम और नमाज के लिए रूम की सहूलत है, चाहे अमेरिका हो चाहे कनाडा हो। ये हम समझते हैं कि बुनियादी तौर पर मुल्क के कॉन्स्टिट्यूशन की रूह के ख़िलाफ़ है, आर्टिकल 25 की रूह के ख़िलाफ़ है। अब बंगाल की जिस मस्जिद को लेकर सियासी बवाल है उस पर ऐतिहासिक तथ्यों वाली कुंजी खोलते हैं।
रिकॉर्ड बताते हैं कि मस्जिद का निर्माण 136 साल पहले 1890 में किया गया। तब कोई नहीं जानता था कि 1924 में यहाँ एरोड्रोम भी बनेगा। 1950 से 1960 के बीच एयरपोर्ट का विस्तार किया गया और यहाँ बसे गांव को शिफ्ट किया गया, लेकिन धार्मिक और स्थानीय संवेदनशीलता के कारण मस्जिद को उसी स्थान पर छोड़ दिया गया। 60 के दशक में एयरपोर्ट पर दूसरा रनवे बना, जिसके बाद मस्जिद की मौजूदगी पर सुरक्षा संबंधित सवाल खड़े हुए। 1962 में बंगाल सरकार ने जमीन अधिग्रहण किया और इसे एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया को दे दिया। तब भी मस्जिद को नहीं हटाया गया। हालांकि कई बार केंद्र की ओर से मस्जिद शिफ्ट करने का प्रस्ताव दिया गया, लेकिन मुस्लिम समुदाय और कमेटी इस पर सहमत नहीं हुए। इसके बाद 2003 में टचडाउन पॉइंट को थोड़ा खिसकाया गया और रनवे का रास्ता मोड़ने का फैसला हुआ, जिससे रनवे की लंबाई छोटी हो गई। इस वजह से बड़े विमानों की लैंडिंग नहीं की जा सकती थी। आम दिनों में कम से कम 50 लोगों को सीआईएसएफ की चेकिंग के बाद नमाज पढ़ने की अनुमति दी जाती थी, लेकिन एयरपोर्ट कैंपस में आने के लिए उनकी बायोमेट्रिक जांच नहीं होती थी। ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी ने एयरपोर्ट परिसर में इस तरह एंट्री पर चिंता जाहिर की थी। साथ ही ये भी तर्क दिया गया कि कोलकाता एयरपोर्ट देश के सबसे व्यस्त हवाई अड्डों में से एक है, इसीलिए एयरपोर्ट परिसर में रनवे का विस्तार जरूरी है, लेकिन ये बिना मस्जिद को शिफ्ट किए संभव नहीं है। ये सुझाव कई वर्षों पहले दिया गया था, लेकिन बंगाल में बीजेपी की सरकार आने के बाद इस पर अमल हुआ, जिस पर अब सियासी कलेश की लैंडिंग हो रही है। कोलकाता से मध्य प्रदेश के धार चलते हैं, जहां धार भोजशाला विवाद ने नया टर्न ले लिया है। पिछले शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने एमपी सरकार को आदेश दिया था। ये कहा था कि मुसलमानों को भोजशाला के पास नमाज के लिए जगह दें, जहां वो शुक्रवार को दोपहर 1 बजे से 3 बजे तक नमाज पढ़ सकें। अब संकट यह है कि धार प्रशासन ने मुसलमानों को जो जगह दी है वो मुस्लिम समाज को पसंद नहीं है। उनका कहना है कि प्रशासन ने जुमे की नमाज के लिए भोजशाला से करीब 2 किलोमीटर दूर मालीवाड़ा स्थित 40 पीर परिसर तय किया, जो काफी दूर है। इसलिए मुस्लिम समाज 40 पीर परिसर में नमाज नहीं पढ़ेगा और प्रशासन के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएगा। प्रशासन का कहना है कि सुरक्षा और कानून व्यवस्था की स्थिति को देखते हुए 40 पीर परिसर को वैकल्पिक स्थल बनाया गया है। मुस्लिम समाज का कहना है कि जब भोजशाला परिसर में नमाज होती थी, तब भी कभी कानून व्यवस्था की स्थिति नहीं बिगड़ी। नमाज बंद होने के बाद भी कोई विवाद नहीं हुआ, इसलिए इतनी दूर वैकल्पिक व्यवस्था का कोई औचित्य नहीं है। प्रशासन ने अगले जुमे की नमाज के लिए 40 पीर परिसर को समतल करने का काम शुरू कर दिया है। जेसीबी से मैदान समतल कराया जा रहा है। ये जो आप 1 एकड़ की ज़मीन देख रहे हैं, ये वो जगह है जो कि प्रशासन ने जुम्मे की नमाज के लिए चिन्हित की और इस बारे में तुरंत जो मुस्लिम पक्ष है उसको बुलाकर इस जगह के बारे में बताया गया, लेकिन मुस्लिम पक्ष इस जगह पर नमाज अदा करने को लेकर कतई तैयार नहीं है। लेकिन जैसे ही ये जगह चिन्हित की गई, उसके तुरंत बाद आप देखिए बुलडोजर से इस जगह को समतल करने की जो कवायद है वो प्रशासन की तरफ से शुरू कर दी गई है। ठीक जगह के बराबर में आप देखिए यहाँ पर बाकायदा एक मस्जिद भी आपको यहाँ पर दिखाई देगी और बड़ी संख्या में जो पुलिस का अमला है, जो सिक्योरिटी है, वो भी इस इलाके में या फिर कहीं इस जगह के आसपास बढ़ा दी गई है। तो हाई कोर्ट ने और सुप्रीम कोर्ट ने इस परिसर को मंदिर माना है और नमाज को अवैध माना है, अतिक्रमण माना है। तो अतिक्रमण की सजा होती है, मुआवजा नहीं। तो अगर इसको अवैध माना है तो इसके बदले में अन्य स्थान देना न्यायोचित नहीं है। मेरा तो अनुरोध है कि भैया उनके कुरान के हिसाब से भी, वही संविधान के हिसाब से, पुरातन संविधान के हिसाब से इस परिसर के अंदर नमाज नहीं होगी। नमाज को करना है तो रहमत मस्जिद में जाके करें। अभी हमारी जो टीम है इस पर वर्क कर रही है और वो हमें जो निर्धारित स्थान हैं जो इस न्यायालय के निर्णय के परिप्रेक्ष्य में होंगे उनकी जानकारी हमें देगी, तो उसके हिसाब से हम आगे की कार्रवाई इसमें करेंगे। बेसिकली इसको अब निर्णय को इम्प्लीमेंट कराना ही मेरी प्राथमिकता है। सर्वोच्च न्यायालय का ऑर्डर है, उसमें साफ लिखा है कि मस्जिद प्रीमाइसेस से जो मौला कमाल मस्जिद है उसके बगल में या सटीक होकर के मुस्लिम समाज को जगह उपलब्ध कराई जाए। लेकिन कहीं ना कहीं शासन ने फिर हम लोगों के साथ एक तरह का मिसगाइडेंस किया है। 3 घंटे हमारे पूरे यहाँ पर खराब कर दिए गए, लेकिन हमारे द्वारा ये आपत्ति प्रस्तुत की है। हम लोग इसको कोर्ट में हमारे वकीलों से चर्चा कर फिर से इसमें सभी पिटिशनर, सभी इंटरवीनर शामिल होकर के इसको कोर्ट में इस ऑर्डर को फिर से चैलेंज करेंगे।
भारत जैसे देश में अक्सर अधिकारियों के भ्रष्टाचार की खबरें सुर्खियां बनती हैं, लेकिन ईमानदार अधिकारियों के नामों की सूची उतनी लंबी नहीं होती। लेकिन सत्ता में आज हम एक ऐसे अधिकारी की बात करेंगे जिसके ईमानदार एक्शन ने महाराष्ट्र में दूध का दूध और पानी का पानी कर दिया है। ये खबर महाराष्ट्र में मिलावटी दूध माफिया के बुरे दिनों पर आधारित है, जिनके लिए महाराष्ट्र में मिलावटी दूध बेचना मुश्किल हो रहा है। खबर यह है कि महाराष्ट्र में फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन यानी FDA और पुलिस ने पिछले करीब 30 दिन में 900 से अधिक छापेमारी की। इस छापेमारी में करीब 37,000 लीटर मिलावटी दूध नष्ट किया गया। जांच में यह भी दावा किया गया है कि ऐसा संभव है कि पिछले 6 महीनों में लगभग 2 करोड़ 30 लाख लीटर सिंथेटिक दूध बाजार में सप्लाई किया गया हो। इतना ही नहीं, सिर्फ पिछले 24 घंटे में FDA ने 7 जगह छापेमारी की, जिसमें करोड़ों रुपए का मिलावटी सामान जब्त किया गया और लाइसेंस निलंबित कर दिए गए। ऐसे एक्शन के पीछे है फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कमिश्नर तुकाराम मुंडे। 20 मई 2026 को तुकाराम मुंडे FDA के कमिश्नर बने और उसके कुछ दिन बाद ही पूरे महाराष्ट्र में मिलावट माफिया पर एक्शन शुरू हो गया। पिछले 24 घंटे सबसे बड़ा एक्शन हुआ है। 24 घंटे में मुंबई के मरीन ड्राइव के पास स्थित 100 वर्ष पुराने पारसी डेयरी फार्म पर यह एक्शन हुआ, जहां लाखों रुपए का सामान जब्त हुआ और लाइसेंस निलंबित कर दिया गया। मुंबई के मुलुंड में FDA ने एक डेयरी प्रतिष्ठान से 61.25 किलोग्राम डेयरी उत्पाद जब्त किए। गोवंडी में कार्रवाई के दौरान FDA ने 1683 लीटर खुला पैस्चराइज्ड भैंस का दूध मौके पर ही नष्ट करा दिया। अकोला जिले में FDA ने छापा मारकर लगभग 1.23 करोड़ मूल्य का प्रतिबंधित सामान जब्त कर लिया। तो लगातार FDA की रेड चल रही है। तुकाराम मुंडे जब से कमिश्नर बने हैं अब तक 9 करोड़ से ज्यादा का जो मिलावटी दूध है वो पकड़ा जा चुका है पिछले 7 दिनों में। अरे हमारा सरकार से यही कहना है कि उन्होंने गाइडलाइन एकदम से जारी कर दी और हमारे लोग सालों से जो ये बिजनेस छोटा दूध का करते आ रहे हैं, तो उनको ये तकलीफ पड़ रही है कि एकदम छोटे दुकानदार ये सब पैकेजिंग का जो है वो एकदम नहीं जुटा पाएंगे और उनके लिए कुछ समय चाहिए। और बाकी हमारे सब लोग जो है गाइडलाइन तैयार के साथ में चलने को तैयार है, लेकिन मेन बात यही आती है कि एकदम कहाँ से कर पाएंगे। सब नागरिकों को अधिकार है कि उनको मतलब अच्छा खाना मिले और बिना मिलावटी का खाना मिले, ऐसा। लेकिन नहीं, अच्छी बात है, कर रही है। हमें मुंडे साहब जैसा ईमानदार ऑफिसर की जरूरत है। ऐसा विरोध यहाँ पर है कि उन्होंने एक का एक रोक लगा दी है, बराबर, और बहुत सारी चीजें ऐसा खुले में बिक रही है। खुले में तो चिकन भी बिक रहा है। सब व्यापारी एक जैसे नहीं होते हैं, ऐसा नहीं है मतलब मिलावट नहीं आ रही है, हर चीज में मिलावट आ रही है। लेकिन जहाँ पे मिलावटखोरी हो रही है वहाँ पे आप एक्शन लेना चालू करो। जो बेगुनाह है उनको तो मत परेशान किया करो। अब सवाल यह है कि पिछले 30 दिन में जब इतना मिलावटी दूध और दूध से बनने वाला सामान मिल चुका है, तो ऐसा तो है नहीं कि पिछले 30 दिनों से मिलावट का काम हो रहा हो। फिर ये अब क्यों पकड़े जा रहे हैं? दरअसल 25 मई को FDA के कमिश्नर बनने के बाद तुकाराम मुंडे ने महाराष्ट्र में मिलावट के खिलाफ एक अभियान की शुरुआत कर दी। ऐसा दावा किया जाता है कि तुकाराम मुंडे एक ईमानदार ऑफिसर हैं, जिसके कारण ही मिलावटी माफिया के बुरे दिन शुरू हो गए। उनकी ईमानदारी का रिकॉर्ड यह है कि करीब 21 वर्ष के प्रशासनिक करियर में लगभग 25 बार उनका तबादला हुआ है। कार्रवाई के दौरान वो राजनीतिक दबाव नहीं मानते हैं। सख्त और आक्रामक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में पहचान है उनकी। समर्थक उन्हें सिंघम IAS के नाम से भी पुकारते हैं। मिलावट गैंग के खिलाफ उनके एक्शन की धमक पूरे महाराष्ट्र के राजनीतिक सर्कल में देखी जा रही है। NCP शरद गुट के नेता जितेंद्र आव्हाड का आरोप है कि मिलावट माफिया ने उनका ट्रांसफर कराने के लिए 2,500 करोड़ रुपए जमा किए हैं। सोचिए, 250 करोड़ रुपए जमा किए हैं। सोचिए कि मिलावट माफिया को कितना नुकसान हो रहा है कि वो एक अधिकारी के तबादले के लिए 250 करोड़ खर्च करने के लिए तैयार है, जबकि सरकार के मंत्री भी तुकाराम मुंडे के एक्शन पर अपनी पीठ थपथपा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इस अभियान के बाद मिलावटी दूध की आपूर्ति में करीब 25% की कमी आई है। हालांकि तुकाराम मुंडे के एक्शन से मुंबई के दूध व्यापारी नाराज हैं। उनका आरोप है कि गलत तरीके से एक्शन लिया जा रहा है। इसके खिलाफ शिवसेना शिंदे गुट के नेता संजय निरुपम व्यापारियों की तरफ से उनसे मिलने पहुंचे थे, लेकिन उनकी मुलाकात नहीं हो पाई। कुल मिलाकर तुकाराम मुंडे का एक्शन जितना पॉपुलर हो रहा है, राजनीति वही उतनी ही तेज होती जा रही है। तुकाराम मुंडे जे आता नवीन आयुक्त आहेत फूड अँड ड्रग औषध अन्न आणि औषध त्यांचे आपल्याला मनपूर्वक धन्यवाद मानले पाहिजेत। एखादा प्रामाणिक अधिकारी धाडशी अधिकारी आला
तर कशा प्रकारे काम करू शकतो याचे उदाहरण त्यांनी राज्याला घालून दिलेलं आहे. मिलावटी दूध की सप्लाई एक समस्या है, हम स्वीकार करते हैं और मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन मिलावटी दूध के खिलाफ कार्रवाई के नाम पर जिस प्रकार से मुंबई के लगभग 85,000 डेयरियों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है और जो घर घर दूध पहुंचाने वाले जो लोग हैं वो एक बड़ा चेन है, लाखों लोग हैं इसमें, उनके खिलाफ जिस तरीके से कार्रवाई की जा रही है वह दोषपूर्ण है. वैसे एक इत्तेफाक ये भी है कि महाराष्ट्र में अच्छे कामों के लिए तुकाराम नाम की काफ़ी चर्चा होती है, फिर चाहे संत तुकाराम का नाम हो या तुकाराम ओमले का. संत तुकाराम ने अपनी भक्ति और विचारों से समाज को नई दिशा दी थी, तो तुकाराम ओमले ने मुंबई में 26/11 हमले के दौरान अपनी जान देकर पाकिस्तानी आतंकवादी अजमल आमिर कसाब को पकड़ा था. आजकल तुकाराम मुंडे चर्चा में है, मिलावट गैंग पर एक्शन को लेकर. अब न्यायिक सत्ता की कुंजी, जिसमें आज सुप्रीम कोर्ट से नागरिकता वाला नया अपडेट आया है. ये खबर खास उन लोगों के लिए है जिनका नाम SIR में नहीं आया था और अब उनकी नागरिकता पर संकट है. दरअसल ये मामला पश्चिम बंगाल में स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यानी SIR से जुड़ा है, जिस पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई. इस दौरान अदालत ने नागरिकता तय करने को लेकर बड़ी बात कही. CJI सूर्यकांत, जस्टिस जॉयमाल्या बागची और जस्टिस B मोहना की बेंच ने साफ किया कि नागरिकता तय करना चुनाव आयोग का संवैधानिक अधिकार नहीं है. अदालत ने कहा कि इलेक्शन कमीशन का काम सिर्फ वोटर लिस्ट को संभालने, उसका नियंत्रण और पर्यवेक्षण करने तक ही सीमित है. आयोग का काम ये देखना है कि कोई व्यक्ति वोटर बनने की योग्यताएं पूरी करता है या नहीं करता है. अगर किसी वजह से किसी व्यक्ति का नाम मतदाता सूची में नहीं है तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि उसकी नागरिकता अपने आप खत्म हो गई. कोर्ट ने कहा कि इस कानूनी स्थिति को लेकर किसी के मन में कोई भ्रम नहीं होना चाहिए. अदालत ने आगे की प्रक्रिया भी साफ की. कहा कि अगर ट्राइब्यूनल किसी व्यक्ति का नाम SIR सूची में शामिल न करने का फैसला देता है तो ऐसी स्थिति में चुनाव आयोग को नागरिकता के अंतिम निर्धारण के लिए मामला तुरंत संबंधित केंद्रीय मंत्रालय को भेजना होगा. अब यहाँ पर आपके समझने लायक 2 बड़े प्रश्न हैं. पहला कि कोर्ट ने चुनाव आयोग के SIR की संवैधानिक सीमा क्यों तय की, और दूसरा देश में नागरिकता तय करने का अधिकार किसके पास है. असल में ये याचिका पश्चिम बंगाल में शुभेंदु अधिकारी की सरकार के एक फैसले के खिलाफ थी. हाल ही में राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए अन्नपूर्णा योजना लॉन्च की थी, जिसमें 26 लाख आवेदन खारिज कर दिए गए थे क्योंकि उन आवेदकों के नाम मतदाता सूची में नहीं थे. उस समय CM शुभेंदु अधिकारी ने यह भी कहा था कि सरकारी धन किसी भी गैर भारतीय को नहीं मिल सकता. इसके बाद आज जब SIR पर सुनवाई हो रही थी तो सरकारी योजना से वंचित रखने के खिलाफ भी याचिका दी गई. तो सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करने पर सहमति देते हुए नागरिकता वाली टिप्पणी की और शुभेंदु सरकार के खिलाफ जारी इस याचिका की सुनवाई 25 अगस्त को करने का फैसला किया. अब सुप्रीम कोर्ट ने यह तो बता दिया कि चुनाव आयोग नागरिकता का फैसला नहीं कर सकता. सवाल यह है कि ये कौन करेगा और कैसे होगा. नागरिकता तय करने का अधिकार किसके पास है. नागरिकता तय करने का अंतिम अधिकार केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास है. नागरिकता अधिनियम 1955 के तहत नागरिकता तय करने के मुख्य रूप से 5 आधार हैं. कानून के तहत नागरिकता मिलने का पहला और सबसे आम आधार व्यक्ति के भारत में जन्म को माना जाता है. अगर किसी के माता या पिता में से कोई एक भारत का नागरिक है तो उसे वंश के आधार पर भारत की नागरिकता मिल जाती है. तीसरा तरीका रजिस्ट्रेशन का होता है. जो लोग भारतीय मूल के हैं या फिर किसी विदेशी नागरिक ने किसी भारतीय से शादी की है, ऐसे लोग आवेदन देकर खुद को भारत के नागरिक के रूप में रजिस्टर करवा सकते हैं. चौथा नियम देशीकरण का है. इसका मतलब यह है कि अगर कोई विदेशी नागरिक लंबे वक्त से भारत में रह रहा है और यहाँ की संस्कृति अपना चुका है तो उसे भारत की नागरिकता दी जा सकती है. अगर कोई नया विदेशी इलाका कानूनी रूप से भारत देश का हिस्सा बनता है तो केंद्र सरकार एक आदेश जारी कर वहां रहने वाले लोगों को सीधे भारत की नागरिकता दे देती है. नागरिकता से संबंधित किसी भी विवाद का निपटारा नागरिकता अधिनियम के तहत सक्षम अधिकारी ही कर सकता है. सुप्रीम कोर्ट और अलग अलग सरकारी अधिसूचनाओं के मुताबिक कोई भी पहचान पत्र नागरिकता का सबूत नहीं है. आधार कार्ड, वोटर ID और पासपोर्ट केवल पहचान पत्र या यात्रा दस्तावेज हैं. ये नागरिकता का अंतिम प्रमाण नहीं है. अब सुप्रीम कोर्ट से आया दूसरा अपडेट भी जान लीजिए. आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय रेलवे में सुधारों और यात्रियों की सुरक्षा को लेकर बड़ी बात कही. कोर्ट ने रेलवे के दस्तावेजों में सेकंड क्लास पैसेंजर शब्द पर कड़ी आपत्ति जताई
कोर्ट ने कहा कि भारत के इतिहास में वर्ग विभाजन की पृष्ठभूमि को देखते हुए किसी भी व्यक्ति को इस तरह संबोधित करना संविधान की मूल भावना के विपरीत है। सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया कि यात्री की श्रेणी उसके द्वारा किए गए खर्च से नहीं बल्कि उस कोच से तय होनी चाहिए जिसमें वो सफर कर रहा है। इसलिए क्लास का उल्लेख यात्री के बजाय केवल कोच या डिब्बे के संदर्भ में ही किया जाना चाहिए। यानी सेकंड क्लास बर्थ हो सकती है, पैसेंजर नहीं। सत्ता में कल हमने आपको देश की पहली हाइड्रोजन ट्रेन के बारे में विस्तार से बताया था। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस हाइड्रोजन ट्रेन को हरी झंडी दिखाई। ये ट्रेन हरियाणा के जींद से सोनीपत के लिए रवाना हुई। इसके साथ ही भारत हाइड्रोजन से चलने वाली ट्रेन शुरू करने वाला दुनिया का 5वां देश बन गया। पीएम मोदी ने कहा कि ये ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है, जिसे पूरी तरह स्वदेशी तकनीक से तैयार किया गया है। हाइड्रोजन ट्रेन दुनिया की सबसे ताकतवर हाइड्रोजन ट्रेन है। ये हाइड्रोजन ट्रेन 3200 हॉर्स पावर की है और सबसे ताकतवर ही नहीं, भारत की हाइड्रोजन ट्रेन सबसे लंबी भी है। भारत की यह हाइड्रोजन ट्रेन धुआं रहित तो है ही, ये मेक इन इंडिया का भी एक बहुत सफल उदाहरण है। खूंटे बज चुका है, यानी सत्ता में आज का वक्त खत्म हो गया है। कल शाम 7 बजे आपसे एक बार फिर मुलाकात होगी। तब तक सभी न्यूज़ मित्रों से मेरी गुजारिश है कि वो सत्ता की न्यूज़ रील्स को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और फिलहाल मुझे दें इजाज़त।